और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग वन लाइनर करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो वन लाइनर्स करंट अफेयर्स को हम लोग कंटिन्यू करें। तो अगला करंट अफेयर्स है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से की बात, यूक्रेन में हिंसा को तुरंत खत्म करने की अपील की। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की और यूक्रेन में हो रहे हिंसा को तुरंत खत्म करने की अपील की, क्योंकि यूक्रेन जो है उस पर वर्तमान में रूस काफी भयंकर आक्रमण करता जा रहा है। अगला करंट अफेयर्स है कि भारत के द्वारा यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने हेतु भारत में ऑपरेशन गंगा की शुरुआत हो गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हुए हैं तो उनको भारत में लाने के लिए एक ऑपरेशन की शुरुआत की गई है, जिसे ऑपरेशन गंगा के नाम से जाना गया है। क्या कहा गया? ऑपरेशन गंगा। अगला करंट अफेयर्स है इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 मनाया गया, अर्थात नेशनल साइंस डे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 मनाया गया। कब? तो 28 फरवरी 2022 को। 28 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस अर्थात नेशनल साइंस डे मनाया गया। इस वर्ष को के राष्ट्रीय जो विज्ञान दिवस था उसका थीम क्या रहा? तो इस वर्ष के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का थीम या विषय क्या रहा? तो सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। तो सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण अर्थात इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण इस वर्ष 2022 का जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस था तो उसका यह थीम रहा, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। इस दिवस को क्यों मनाया जाता है? तो 28 फरवरी 1928 ईस्वी को 28 अक्टूबर 1928 ईस्वी को भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन के द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी। 28 फरवरी 1928 ईस्वी को भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्हें सी.वी. रमन के नाम से भी जाना जाता है, तो उन्होंने रमन प्रभाव की खोज किया था। कब? 1930 ईस्वी में। और इसी के बाद उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। तो इसी कारण 28 फरवरी को प्रत्येक साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस कब मनाया गया? तो पहली बार यह दिवस 28 फरवरी 1987 को मनाया गया। पहली बार यह दिवस 28 फरवरी 1987 को मनाया गया। इंपॉर्टेंट है। अगला करंट अफेयर्स है, ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया। तो ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया। याद रखेंगे, ये कांग्रेस के प्रमुख आदिवासी नेता भी थे। ये कांग्रेस के प्रमुख आदिवासी नेता भी थे। इनका निधन कब हुआ? तो 25 फरवरी 2022 को। इनका निधन 25 फरवरी 2022 को हुआ। कितने उम्र में इनका निधन हुआ? तो 82 वर्ष की उम्र में। 82 वर्ष की उम्र में हेमानंद बिस्वाल का निधन हुआ। अगला करंट अफेयर्स है, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की तीसरी वर्षगांठ मनी। तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की तीसरी वर्षगांठ मनी। कब मनी? तो 25 फरवरी 2022 को। 25 फरवरी 2022 को। अगला करंट अफेयर्स है, संजीव सान्याल। इंपॉर्टेंट है कि संजीव सान्याल प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य बनाए गए। तो संजीव सान्याल प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य बनाए गए। इसकी घोषणा किसने की? तो विवेक देवराय ने। इसकी घोषणा विवेक देवराय ने की। वर्तमान में ये कौन से पद पर हैं? तो वर्तमान में संजीव सान्याल वित्त मंत्रालय के प्रमुख आर्थिक सलाहकार हैं। वर्तमान में संजीव सान्याल
वित्त मंत्रालय के प्रमुख आर्थिक सलाहकार पद पर हैं। संजीव सान्याल को वर्ष 2010 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा अर्थात विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो याद रखेंगे, संजीव सान्याल को वर्ष 2010 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, मशहूर अभिनेत्री KPS ललिता का निधन हो गया, जो कि एक मलयालम अभिनेत्री थी। तो मशहूर अभिनेत्री KPS ललिता का निधन हो गया, जो कि मलयालम अभिनेत्री थी। मलयालम कहाँ की भाषा है? तो केरल की, अर्थात ये केरल की थी। इनका निधन कब हुआ? तो 22 फरवरी 2022 को KPS ललिता का निधन 22 फरवरी 2022 को हुआ। कितने उम्र में इनका निधन हुआ? तो 74 वर्ष की उम्र में। तो KPS ललिता का निधन 74 वर्ष की उम्र में हुआ। अगला है कि एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक, एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी ऋचा घोष। तो याद रखेंगे कि एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी ऋचा घोष। ऋचा घोष कौन है? तो भारत की एक विकेटकीपर बल्लेबाज है, भारतीय महिला क्रिकेट की एक विकेटकीपर बल्लेबाज है। कितने गेंदों में उन्होंने यह अर्धशतक लगाया? तो 26 गेंदों में, मात्र 26 गेंदों में ऋचा घोष ने यह अर्धशतक लगाया। किसके खिलाफ? तो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो चौथा वनडे मैच हुआ था, इसी वनडे मैच में ऋचा घोष ने 26 गेंदों में सबसे तेज अर्धशतक लगाया महिला क्रिकेट में। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? तो वर्ष 2018 में वेदा कृष्णमूर्ति के द्वारा बनाए गए 32 गेंदों में अर्धशतक का रिकॉर्ड तोड़ा। तो इसके पहले 32 गेंदों में वेदा कृष्णमूर्ति ने मात्र 32 गेंदों में 2018 में अर्धशतक लगाया था। लेकिन सबसे तेज अर्धशतक लगाने का नाम, इनके पहले रिकॉर्ड किसके नाम था? रुमेली धर के पास था, जिन्होंने मात्र 29 गेंद में ही वर्ष 2008 में अर्धशतक लगाया था। रुमेली धर, उन्हीं का रिकॉर्ड तोड़ा किसने? ऋचा घोष ने। अगला करंट अफेयर्स है इंपॉर्टेंट, नासा ने वर्ष 2031 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को आधिकारिक तौर पर बंद करने की घोषणा की। तो नासा ने वर्ष 2031 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को आधिकारिक तौर पर अर्थात ऑफिशियल तौर पर बंद करने की घोषणा की। इसे खत्म करने का जो स्थान है वह कहां से किया गया, कहां से किया जाएगा? तो प्रशांत महासागर के बीच में एक जगह है जिसे पॉइंट मीमो कहा जाता है, पॉइंट मीमो। तो वहां पर इसे खत्म किया जाएगा, प्रशांत महासागर के बीच में पॉइंट मीमो में। इसे अंतरिक्षयान का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। तो इस पॉइंट मीमो को अंतरिक्षयान का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में कौन कौन से स्टेशन शामिल हैं? तो अमेरिका, रूस, यूरोप, कनाडा और जापान। तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 5 अंतरिक्ष स्टेशन शामिल हैं। कहाँ कहाँ के? अमेरिका की, रूस की, यूरोप की, कनाडा की और जापान की। 1998 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को लॉन्च किया गया था, जिसकी लंबाई 74 मीटर है, चौड़ाई 110 मीटर है और इसका वजन 4,20,000 किलोग्राम है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला करंट अफेयर्स है, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के 2 राज्यों को स्वतंत्र करार दिया। तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के 2 राज्यों को स्वतंत्र करार दिया। कौन कौन वे 2 राज्य हैं? तो लुहानस्क और दोनेत्स्क। लुहानस्क और दोनेत्स्क, इन 2 राज्यों को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्वतंत्र करार दिया। इंपॉर्टेंट है। अगला करंट अफेयर्स है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 9.2% की आगे से बढ़ रही। यह बात किसने कहा? तो नीति आयोग ने।
तो नीति आयोग ने क्या कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था 9.2% की दर से आगे बढ़ रही है। यह बात कहा नीति आयोग ने। नीति आयोग ने इसकी घोषणा कब की? तो 21 फरवरी 2022 को नीति आयोग ने इसकी घोषणा 21 फरवरी 2022 को की। और इसकी घोषणाकर्ता कौन थे? तो नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत। इसकी घोषणा किसने की? तो नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने। इन्होंने और कौन कौन सी घोषणाएं की? और इन्होंने कहा कि अगले 5 वर्ष में 520 अरब डॉलर की वृद्धि होगी। तो अगले 5 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में 520 अरब डॉलर की वृद्धि होगी। अगला करंट अफेयर्स है कि डीसीजीआई ने 12 से 18 साल वालों के लिए कोवैक्स वैक्सीन को मंजूरी दी। तो वर्ष 12 से लेकर 18 वर्ष के लोगों के लिए डीसीजीआई ने कोवैक्स वैक्सीन की मंजूरी दी। कोर्बोवैक्स वैक्सीन को मांसपेशियों के माध्यम से शरीर में पहुंचाया जाएगा तथा 28 दिनों के भीतर इसकी 2 खुराक लेनी पड़ेगी। तो यह जो कोर्बोवैक्स वैक्सीन है उसे मांसपेशियों के माध्यम से शरीर में पहुंचाया जाएगा और 28 दिनों के भीतर इसकी 2 खुराक लेनी पड़ेगी। अगला करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट कि दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। याद रखेंगे, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2022 मिला। इसकी घोषणा कब की गई? तो 20 फरवरी 2022 को। इसकी घोषणा 20 फरवरी 2022 को की गई। यह जो दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार है, यह एक वार्षिक पुरस्कार है, अर्थात हर एक वर्ष दिया जाता है और इसकी शुरुआत वर्ष 1969 से की गई थी। वर्ष 1969 से की गई थी और इसमें पहला पुरस्कार पहली बार किसे मिला था? तो फिल्म देविका रानी को। फिल्म अभिनेत्री देविका रानी को पहले पुरस्कार इसमें प्राप्त हुआ था। फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पुष्पा राज को। पुष्पा द राइज जिसे नाम से कहते हैं, पुष्पा राज को फिल्म ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार मिला। फिल्म इंडस्ट्री में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे पुरस्कार मिला? तो आशा पारेख को। तो फिल्म इंडस्ट्रीज में उत्कृष्ट योगदान के लिए आशा पारेख को पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? रणवीर सिंह को। फिल्म 83 के लिए रणवीर सिंह को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? तो कृति मेनन को। फिल्म मिमी के लिए कृति मेनन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला शेरशाह को। फिल्म शेरशाह को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला अदर राउंड को। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार अदर राउंड को मिला। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर या सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला केन घोष को। किस फिल्म के लिए? फिल्म स्टेट ऑफ सीज के लिए सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार मिला केन घोष को। सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफर का पुरस्कार किसे मिला? तो सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफर का पुरस्कार जय कृष्ण गुमड्डी को मिला। जय कृष्ण गुमड्डी को किस फिल्म के लिए? हसीना दिलरुबा के लिए। फिल्म हसीना दिलरुबा के लिए। सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? तो सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला सतीश कौशिक को। फिल्म कागज के लिए। उसके बाद सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? तो लारा दत्ता को फिल्म बेल बॉटम के लिए। तो सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फिल्म बेल बॉटम के लिए लारा दत्ता को मिला। नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला आयुष शर्मा को। नकारात्मक भूमिका अर्थात निगेटिव रोल में
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? तो आयुष शर्मा को मिला। याद रखेंगे, आयुष शर्मा को। किस फिल्म के लिए? तो फिल्म ए टीम द फाइनल टूथ के लिए, ए टीम द फाइनल टूथ के लिए। पीपुल्स चॉइस बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला? अभिमन्यु दसानी को। पीपुल्स चॉइस बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला? तो अभिमन्यु दसानी को। जबकि पीपुल्स चॉइस बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार राधिका मदान को मिला। पीपुल्स चॉइस बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार राधिका मदान को मिला। सर्वश्रेष्ठ डेब्यू का पुरस्कार मिला किसे? आहान सेठी को। आहान सेठी को सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अर्थात उद्घाटन, जो फिल्म में उद्घाटन करते हैं, जो डेब्यू करते हैं, तो उनका पुरस्कार मिला आहान सेठी को। किस फिल्म के लिए? तो मूवी तड़प के लिए, फिल्म तड़प के लिए। याद रखेंगे। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का पुरस्कार किसे मिला? तो कैंडी को। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का पुरस्कार कैंडी को मिला। वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? मनोज बाजपेयी को। इंपॉर्टेंट है। तो वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? मनोज बाजपेयी को। फिल्म द फैमिली मैन 2 के लिए, द फैमिली मैन 2 के लिए। वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? तो वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार रवीना टंडन को मिला। किस फिल्म के लिए? अरण्यक के लिए, फिल्म अरण्यक के लिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरुष के क्षेत्र में किसे मिला? तो पुरुष के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार मिला विशाल मिश्रा को, विशाल मिश्रा को। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक महिला के किसका पुरस्कार किसे मिला? तो कणिका कपूर को। तो कणिका कपूर को महिला के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो पॉली को। इंपॉर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो फिल्म पॉली को। बेस्ट टेलीविजन सीरीज ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला? तो बेस्ट टेलीविजन सीरीज ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला अनुपमा को। फिल्म कौन सी मूवी है? अनुपमा। टेलीविजन सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? तो टेलीविजन सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शहीर शेख को मिला। धारावाहिक कुछ रंग प्यार के ऐसे ही के लिए, धारावाहिक कुछ रंग प्यार के ऐसे ही के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, टेलीविजन सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शहीर शेख को मिला। जबकि टेलीविजन सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार श्रद्धा आर्य को मिला कुंडली भाग्य नामक धारावाहिक के लिए। टेलीविजन सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार श्रद्धा आर्य को मिला। टेलीविजन सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कौन सी धारावाहिक? कुंडली भाग्य के लिए। टेलीविजन सीरीज में बेस्ट होनहार अभिनेत्री का पुरस्कार रूपाली गांगुली के मिला। तो टेलीविजन सीरीज में बेस्ट होनहार अभिनेत्री का पुरस्कार रूपाली गांगुली को मिला। उसके बाद क्रिटिक्स बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो क्रिटिक्स बेस्ट फिल्म का पुरस्कार सरदार उधमा को मिला, सरदार उधम को। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला? तो सिद्धार्थ मल्होत्रा को। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का पुरस्कार सिद्धार्थ मल्होत्रा को मिला। किस मूवी के लिए? तो मूवी शेरशाह के लिए, फिल्म शेरशाह के लिए। क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला? तो क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कियारा आडवाणी को मिला, कियारा आडवाणी को, फिल्म शेरशाह के लिए। इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2022 मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2022 मनाया गया, अर्थात इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया गया। कब? 21 फरवरी 2022 को, 21 फरवरी 2022 को। यह जो 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया, उसकी थीम या विषय क्या रही? तो बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां एवं अवसर। तो बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर, यह वर्ष 2022 के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का विषय था या फिर थीम था। इस दिवस को मनाने का विचार किसके द्वारा आया? तो इस दिवस को मनाने का विचार किसने दिया?
तो बांग्लादेश के रफीकुल इस्लाम के द्वारा। बांग्लादेश के रफीकुल इस्लाम ने इस दिवस को मनाने का विचार दिया। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विश्व भर में अपनी भाषा और संस्कृति के प्रति लोगों में रुझान पैदा करना और साथ ही साथ अपने मातृभाषा के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से यह मातृभाषा दिवस प्रत्येक साल मनाया जाता है। अगला करंट अफेयर्स है इंपॉर्टेंट कि लालू यादव को चारा घोटाले में 5 साल की कैद और 60 लाख रुपए जुर्माना लगा है। तो लालू यादव को, जो कि बिहार के भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर थे, तो लालू यादव को चारा घोटाले में 5 बरस की कैद हुई और 60 लाख रुपए का जुर्माना रखा गया है। याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का इंदौर में शुभारंभ किया। बायो सीएनजी अर्थात जैविक कॉम्प्लेक्स नेचुरल गैस। याद रखेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का इंदौर में शुभारंभ किया। कहां पे? इंदौर में। कब शुभारंभ किया? 19 फरवरी 2022 को। 19 फरवरी 2022 को। इस प्लांट को शुरू होने के बाद इंदौर में लगभग 400 बसें बायो सीएनजी से चलेंगी। तो इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के बाद, इस प्लांट को शुरू करने के बाद इंदौर में लगभग 400 बस सीएनजी से चलेंगी। अगला करंट अफेयर्स है कि छत्रपति शिवाजी का जयंती मनाया गया वर्ष 2022 में। छत्रपति शिवाजी का 392वां जयंती मनाया गया वर्ष 2022 में। कब? 19 फरवरी 2022 को। तो 19 फरवरी 2022 को छत्रपति शिवाजी का 392वां जयंती मनाया गया। अगला करंट अफेयर्स है कि वर्ष 2008 के अहमदाबाद सीरियल बम केस में 38 दोषियों को फांसी तथा 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी गई। तो 2008 के अहमदाबाद सीरियल बम केस में 38 दोषियों को फांसी मिली, जबकि 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा हुई। अर्थात कुल कितने दोषी पाए गए? तो 49। यह भी पूछा जा सकता है कि अहमदाबाद सीरियल बम केस में कितने लोगों को दोषी साबित किया गया? तो 49। इसमें 38 दोषियों को फांसी और 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा मिली। और क्या क्या आदेश दिया गया? तो गंभीर घायलों को 50,000 रुपए तथा मामूली घायलों को 25,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। और भी घोषणा की गई कि जो गंभीर रूप से घायल थे उनको 50,000 रुपया की आर्थिक सहायता, जबकि जो मामूली रूप से घायल हैं उन्हें 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अगला करंट अफेयर्स है कि भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। तो भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। इस युद्धपोत का परीक्षण कहां से किया गया? तो इस युद्धपोत का परीक्षण कहां से किया गया? आईएनएस विशाखापट्टनम से। इसका परीक्षण कब किया गया? तो 18 फरवरी 2022 को। इसका परीक्षण 18 फरवरी 2022 को किया गया। 21 फरवरी 2022 को राष्ट्रपति की फ्लिंट रिव्यू में शामिल होने हेतु इस युद्धपोत को विशाखापट्टनम लाया गया। तो 21 फरवरी 2022 को राष्ट्रपति की फ्लीट रिव्यू में शामिल होने के लिए इस आईएनएस विशाखापट्टनम को कहां लाया गया? तो विशाखापट्टनम लाया गया। अगला करंट अफेयर्स है कि रतन टाटा को मिला असम का सर्वोच्च पुरस्कार, जिसका नाम है असम वैभव पुरस्कार। तो रतन टाटा को असम का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा मिला? असम वैभव। इस पुरस्कार हेतु कितने लोगों का चुनाव किया गया था? तो 19 लोगों का। तो इस पुरस्कार हेतु 19 लोगों का चुनाव किया गया था। इस पुरस्कार दिए जाने का कारण क्या है? तो असम में कैंसर की देखभाल हेतु इन रतन टाटा ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो इस रतन टाटा को यह असम वैभव पुरस्कार मिलने का कारण है कि रतन टाटा ने असम में कैंसर की देखभाल हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था।
अगला करंट अफेयर्स है इंपॉर्टेंट। अच्छा, इस पुरस्कार के तहत, असम वैभव पुरस्कार के तहत क्या क्या मिलता है? तो एक प्रशस्ति पत्र, एक मेडल और 5 लाख रुपया कैश। तो 5 लाख रुपया कैश, एक प्रशस्ति पत्र और एक मेडल दिया जाता है किसमें? असम वैभव पुरस्कार में। अगला करंट अफेयर्स है इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आईपीएस कला रामचंद्रन गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी। तो आईपीएस कला रामचंद्रन गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी। कमिश्नर कब बनी? तो 15 फरवरी 2022 को, 15 फरवरी 2022 को। हरियाणा कैडर की ये आईपीएस अधिकारी हैं। तो ये जो कला रामचंद्रन ये हरियाणा कैडर की आईपीएस अधिकारी हैं, अर्थात इंडियन पुलिस सर्विस की एक सरकारी अधिकारी हैं। अगला करंट अफेयर्स है मशहूर गायक बप्पी लहरी का निधन हो गया। इंपॉर्टेंट है। तो मशहूर गायक बप्पी लहरी का क्या हो गया? तो निधन हो गया। कब निधन हुआ? तो 15 फरवरी 2022 को, 15 फरवरी 2022 को मशहूर गायक बप्पी लहरी का निधन हो गया। निधन कब हुआ? तो 15 फरवरी 2022 को। कितने वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ? तो 69 वर्ष की उम्र में। तो बप्पी लहरी का निधन 69 वर्ष की उम्र में हुआ। किस बीमारी से इनकी मृत्यु हुई? तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया नामक बीमारी से। तो बप्पी लहरी का निधन ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया नामक एक बीमारी से इनका निधन हुआ। अगला करंट अफेयर्स है एलन मस्क ने दान किए 5.74 अरब डॉलर का शेयर। तो एलन मस्क जो कि टेस्ला के मालिक हैं, जो कि विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉन निर्माता कंपनी है, इलेक्ट्रॉन कार निर्माता कंपनी है। तो एलन मस्क ने दान किए 5.74 अरब डॉलर का शेयर। इंपॉर्टेंट है। ये जो एलन मस्क हैं, एलन मस्क विश्व के सबसे रईस व्यक्ति हैं, अर्थात विश्व के सबसे बड़े धनी व्यक्ति हैं और इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के ये मालिक हैं। तो याद रखेंगे कि ये जो एलन मस्क हैं वो किसके मालिक हैं? तो टेस्ला के मालिक हैं, जो कि इलेक्ट्रिक कार कंपनी है और ये विश्व के सबसे बड़े रईस हैं, अर्थात सबसे धनी व्यक्ति भी हैं। इन्होंने शेयर दान कब किया? तो 19 से 29 नवंबर 2020 के बीच, 19 से 29 नवंबर 2020 के बीच इन्होंने अपना शेयर दान किया। अगला करंट अफेयर्स है कि ब्रिटेन में लासा बुखार का दस्तक हुआ। ब्रिटेन में लासा बुखार का दस्तक हो गया। कौन सा बुखार? तो लासा बुखार लासा वायरस नामक बैक्टीरिया लासा वायरस से होता है। कहाँ पे देखा गया? ब्रिटेन में। 3 संक्रमित तथा 1 की मौत हो चुकी है। तो इस बुखार से ब्रिटेन में 3 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें 1 की मौत भी हो चुकी है। इसके फैलने का क्या कारण है? तो चूहे का मलमूत्र। तो इस लासा बुखार के फैलने का कारण है चूहों का मलमूत्र। अगला करंट अफेयर से कनाडा में पहली बार आपातकाल लागू हुई। तो कनाडा में पहली बार आपातकाल की घोषणा की गई कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के द्वारा। किसके द्वारा? तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के द्वारा। इसका कारण क्या था? तो कोविड स्वास्थ्य नियमों के खिलाफ ट्रक वालों का इन्होंने विरोध प्रदर्शन की समाप्ति की थी। तो कोविड स्वास्थ्य नियमों के खिलाफ ट्रक वालों का विरोध प्रदर्शन की समाप्ति के कारण कनाडा में पहली बार आपातकाल लागू हुआ। कनाडा में 50 साल में पहली बार इमरजेंसी लागू हुआ। तो पूरे 50 साल में पहली बार कनाडा में इमरजेंसी या आपातकाल लागू हुआ। अगला करंट अफेयर्स है कि आईसीसी के द्वारा जनवरी महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसे मिला? तो दक्षिण अफ्रीका के कीगन पीटरसन को पुरुष के क्षेत्र में मिला, जबकि इंग्लैंड की हीथर नाइट को महिला के क्षेत्र में मिला। तो आईसीसी के द्वारा पुरुष के क्षेत्र में जनवरी महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार मिला किसे? तो दक्षिण अफ्रीका के कीगन पीटरसन को, जबकि इंग्लैंड के हीथर नाइट को महिला के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला करंट अफेयर्स है बहुत इंपॉर्टेंट कि विश्व रेडियो दिवस 2022 मनाया गया,
अर्थात वर्ल्ड रेडियो डे 2022 मनाया गया। रेडियो दिवस कब मनाया गया? तो 13 फरवरी 2022 को, 13 फरवरी 2022 को। इस वर्ष के रेडियो दिवस की थीम या विषय क्या रही? तो इवोल्यूशन, द वर्ल्ड इज ऑलवेज चेंजिंग। तो इस वर्ष के जो रेडियो दिवस था 2022 का, उसका थीम क्या रहा या विषय क्या रहा? तो इवोल्यूशन, द वर्ल्ड इज ऑलवेज चेंजिंग। इवोल्यूशन, द वर्ल्ड इज ऑलवेज चेंजिंग। पहली बार इस रेडियो दिवस को कब मनाया गया? तो वर्ष 2012 में। तो रेडियो दिवस को पहली बार वर्ष 2012 में मनाया गया। अगला करंट अफेयर्स है कि दिसंबर 2024 तक भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कौन होगा? तो सूरत होगा। तो वर्ष 2024 तक भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन सूरत होगा। यह बुलेट ट्रेन कहां से कहां तक चलेगी? तो यह बुलेट ट्रेन सूरत से लेकर मुंबई तक चलेगी, जिसके बीच में कुल 12 स्टेशन रहेंगे। तो सूरत से मुंबई के बीच यह ट्रेन चलेगी, बुलेट ट्रेन, जिसके बीच कुल 12 स्टेशन रहेंगे। अफेयर्स है कि मिचियाकी ताकाहाशी ने बनाया सबसे पहले चिकन पॉक्स का टीका। तो मिचियाकी ताकाहाशी ने सबसे पहले चिकन पॉक्स का टीका बनाया था। 17 फरवरी 2022 को इनका 94वीं जयंती मना। तो 94वीं जयंती मना किसका? तो मिचियाकी ताकाहाशी का, जिन्होंने सबसे पहले चिकन पॉक्स के टीका का खोज निर्माण किया था। इनके द्वारा बनाए गए टीके का नाम क्या था? तो ओका, याद रखेंगे, ओका था। अगला करंट अफेयर्स है कि धरती पर 2% और बढ़ा तापमान तो बेघर हो जाएंगे 1 करोड़ 60 लाख लोग। यह किसके द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया? तो यूनेप के द्वारा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। तो धरती पर 2% और तापमान बढ़ा तो करीब करीब 1 करोड़ 60 लाख लोग बेघर हो जाएंगे। यह बताया यूनेप ने अपनी रिपोर्ट जारी की। यूनेप का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। अगला करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट कि केंद्र सरकार ने पुलिस की आधुनिकीकरण हेतु 26,275 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी। तो याद रखेंगे कि केंद्र सरकार ने पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए 26,275 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी। पुलिस के आधुनिकीकरण की योजना कब तक होगी, कब तक पेश की गई है? तो वर्ष 2025 से 2026 तक। तो पुलिस के आधुनिकीकरण की योजना कब तक है? तो वर्ष 2025 से वर्ष 2026 तक। इसकी मंजूरी कब मिली? तो 13 फरवरी 2022 को। तो इसके लिए जो मंजूरी मिली वह 13 फरवरी 2022 को मिली। इस योजना का नाम क्या है? तो अम्ब्रेला योजना। इस योजना का नाम है अम्ब्रेला योजना, छाता योजना, याद रखेंगे, छाता योजना। अगला करंट अफेयर्स है कि केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, सरकार ने चीन के 54 और ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया। तो केंद्र सरकार ने चीन के 54 और ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया। कब प्रतिबंध लगाया? तो 14 फरवरी 2022 को, 14 फरवरी 2022 को। अगला करंट अफेयर्स है इंपॉर्टेंट कि इसरो ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया PSLV C52 उपग्रह। तो इसरो ने सफलतापूर्वक PSLV C52 उपग्रह को क्या किया? तो लॉन्च किया। कहां से लॉन्च किया? तो आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। तो आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इस PSLV C52 उपग्रह को लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? तो 14 फरवरी 2022 को सुबह 5:59 पर। तो सुबह 5:59 पर इसे आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। यह वर्ष 2022 का पहला प्रक्षेपण अभियान था। तो यह वर्ष 2022 का पहला प्रक्षेपण अभियान था। इस मिशन के अंतर्गत रडार इमेजिंग EOS-04 को अंतरिक्ष में भेजा गया है। तो इस मिशन के तहत
रडार इमेजिंग EOS-24 को अंतरिक्ष में भेजा गया है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इस मिशन, अगला करंट अफेयर्स है कि IPL की अहमदाबाद फ्रेंचाइजी का नाम बदल के क्या होगा? गुजरात टाइटंस। तो IPL की अहमदाबाद फ्रेंचाइजी का नाम क्या हो जाएगा? तो गुजरात टाइटल हो जाएगा। याद रखेंगे। इसका मालिकाना हक किसके पास है? तो इसका मालिकाना हक CVC कैपिटल के पास है। इसका मालिकाना हक CVC कैपिटल के पास है। CVC कैपिटल में 5,625 करोड़ रुपए में अहमदाबाद की फ्रेंचाइजी हासिल कर ली थी। तो CVC कैपिटल ने 5,625 करोड़ रुपए में अहमदाबाद की फ्रेंचाइजी हासिल कर ली थी। अगला करंट अफेयर्स है इंपॉर्टेंट कि सेबी अर्थात स्मॉल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी ने रिलायंस होम फाइनेंस, अनिल अंबानी और 3 अन्य को बाजार से किया बैन। तो सेबी ने रिलायंस होम फाइनेंस, अनिल अंबानी और 3 लोगों को किससे बैन कर दिया? तो बाजार से बैन कर दिया, मुक्त कर दिया। सेबी का मतलब होता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, याद रखेंगे। स्मॉल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 3 और लोगों को जिनको क्या किया? बाजार से प्रतिबंध किया सेबी ने। तो वे 3 लोग हैं अमित बापना, रविंद्र सुधाकर और पिंकेश आर शाह। तो रविंद्र सुधाकर, पिंकेश आर शाह और उसके बाद अमित बापना, ये और 3 लोग थे जिन पर इस सेबी ने क्या किया? तो प्रतिबंध लगा दिया, बाजार से प्रतिबंध लगा दिया। अगला करंट अफेयर्स है ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन हुआ वर्ष 2022 में। तो ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन हुआ वर्ष 2022 में। कौन कौन फिल्म को नॉमिनेट किया गया? तो भारत की फिल्म राइटिंग विद फायर को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया। इंपॉर्टेंट है कि भारत की एकमात्र फिल्म राइटिंग विद फायर को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म के लिए क्या किया गया? तो ऑस्कर में नॉमिनेट किया गया। इसकी घोषणा कब की गई? तो 8 फरवरी 2022 को। इसकी घोषणा 8 फरवरी 2022 को की गई। 27 मार्च 2022 को 94वें वार्षिक अकादमी में लॉस एंजल्स में यह पुरस्कार मिलेगा। तो 27 मार्च 2022 को 94वें वार्षिक अकादमी में लॉस एंजल्स में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति जारी की। मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। तो इस मौद्रिक नीति में क्या क्या है उसे हम लोग देखें। तो मौद्रिक नीति सबसे पहले कि 27 मार्च 2022 को सबसे पहले कि मौद्रिक नीति का जो पेश हुआ था, कब हुआ था? तो 10 फरवरी 2022 को। 10 फरवरी 2022 को मौद्रिक नीति का पेश किया गया। किसके द्वारा? RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। इस मौद्रिक नीति का नाम क्या था? तो द्विमासिक मौद्रिक नीति। द्विमासिक मौद्रिक नीति। इसमें रेपो रेट कितना बताया गया? तो रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं आया। वह पिछली साल के जो अंतिम जो मापन किया गया था रेपो रेट का, उसी के अनुसार है 4%। तो रेपो रेट कितना है? 4%। रिवर्स रेपो रेट कितना है? तो 3.35%। रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। जबकि MSF रिपोर्ट और बैंक रेट कितना है? तो 4.25%। MSF मार्जिनल स्टेबिलिटी जो फंड है वह कितना है और बैंक रेट कितना है? तो 4.25%। याद रखेंगे। अगला है GDP ग्रोथ 7.8% तक रहने का अनुमान बताया गया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा वर्ष 2022-23 का जो GDP है वह 7.8% तक रहने का अनुमान बताया गया। वर्ष 2022 से 23 के लिए CPI मुद्रा स्फीति की वृद्धि का अनुमान 4.5% तक है।
तो वर्ष 2022-23 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति की वृद्धि का अनुमान कितना बताया गया आरबीआई के द्वारा? तो 4.5%। अगला करंट अफेयर्स है इंपॉर्टेंट कि भारत ने विदेशी ड्रोन की आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भारत ने विदेशी ड्रोन के इस्तेमाल पर अर्थात आयात पर बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। यह प्रतिबंध कब से लागू हुआ? तो 9 फरवरी 2022 से। यह जो प्रतिबंध है वह 9 फरवरी 2022 से लागू हुआ। इंपॉर्टेंट है। यह अगला करंट अफेयर्स है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एशिया प्रशांत क्षेत्र को मुफ्त और समावेशी बनाने की घोषणा की। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एशिया प्रशांत क्षेत्र को मुफ्त और समावेशी बनाने के क्या किया? तो घोषणा की। विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई वह कहाँ पे हुई? तो विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई? तो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर के क्वाड में। तो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर क्वाड में इनकी बैठक हुई। विदेश मंत्रियों की यह चौथी बैठक थी। तो यह विदेश मंत्रियों की क्या थी? तो चौथी बैठक थी। अगला करंट अफेयर्स है कि टॉमटॉम ट्रैफिक सूचकांक 2021 जारी किया गया। तो टॉमटॉम ट्रैफिक 2021 सूचकांक जारी किया गया। याद रखेंगे, टॉमटॉम ट्रैफिक सूचकांक 2021 अर्थात मोस्ट कॉन्जेस्टेड सिटीज इंडेक्स 2021 अर्थात विश्व में कौन कौन से अधिक जाम लगने वाले शहर हैं, जिसे हम कंजेस्टेड सिटी भी कहते हैं। तो 2021 जारी किया गया। इस सूचकांक में कुल कितने शहरों को शामिल किया गया? तो 58 देशों को 400 शहरों में यातायात की भीड़ को देखा गया। तो 400 जो 56 देश हैं उनके 404 देशों के 404 शहरों में जो यातायात की स्थिति है उसे भांपा गया। इस सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? तो रूस का मॉस्को शहर। इस सूची में रूस का मॉस्को शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित है। किस मामले में? तो भीड़ भाड़ वाले मामले में। याद रखेंगे। इस सूची में प्रथम स्थान है तुर्की का इस्तांबुल शहर। तुर्की का इस्तांबुल शहर जिसमें 54% जिसमें 62% की दर से सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है। तो इस सूची में सबसे पहला स्थान है तुर्की का इस्तांबुल शहर, जबकि दूसरा स्थान पर है रूस का मॉस्को शहर। रूस का मॉस्को शहर 54% भीड़ भाड़ के साथ दूसरे स्थान पर है। भारत का सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर कौन है? तो भारत का सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर सबसे कौन है? तो मुंबई है। 53% भीड़ के साथ 53% भीड़ के साथ दुनिया का 5वां यह सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है। याद रखेंगे, मुंबई भारत का सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर कितने प्रतिशत? तो 53% भीड़ के साथ, जबकि दुनिया का 5वां सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बना। मुंबई में 15 मिनट के रास्ते को तय करने में 30 मिनट का समय लगता है। तो मुंबई में 15 मिनट के रास्ते को तय करने में 30 मिनट का समय लगता है। दिल्ली और बेंगलुरु 48% जाम के साथ क्रमशः 11वें और 10वें स्थान पर हैं। तो दिल्ली और बेंगलुरु 48% जाम के साथ क्रमशः 11वें स्थान और 12वें स्थान पर हैं। अगला करंट अफेयर्स है कि हरियाणा सरकार ने गैर कानूनी धर्मांतरण के खिलाफ एक बिल को मंजूरी दी। याद रखेंगे, अर्थात एक कानून को मंजूरी दी। हरियाणा सरकार ने, इंपॉर्टेंट है, हरियाणा सरकार ने गैर कानूनी धर्मांतरण के खिलाफ बिल को मंजूरी दी। इस विधेयक का क्या नाम है? तो गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022। गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022। इस बिल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गलत प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी तरह की कपट से शादी क्या है? तो अपराध है। इस बिल का मुख्य उद्देश्य है कि गलत प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी तरह की जो कपट या छल से शादी है वह सभी अपराध है। इस बिल का उद्देश्य अनुच्छेद 255, 26, 27 और 28 के तहत धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी की जाएगी
और यह बिल धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखता है। तो इस बिल का मुख्य उद्देश्य अनुच्छेद 255, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28 के तहत धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी दी जाएगी और यह बिल धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को क्या किया जाएगा, तो बनाए रखेगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला करंट अफेयर्स है, इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली से, नेशनल विंडो सिस्टम, राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली से जुड़ने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना, तो जम्मू कश्मीर बना। याद रखेंगे कि राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली से जुड़ने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली एक डिजिटल निवेशक मंच है। तो राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली एक डिजिटल निवेशक मंच है। यह जो जम्मू कश्मीर है कब जुड़ा, तो 8 फरवरी 2022 से जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय एकल खिड़की से वर्ष 8 फरवरी 2022 से जुड़ा। इसमें जम्मू कश्मीर के 45 औद्योगिक पार्क भी शामिल हैं। तो इसमें जम्मू कश्मीर के 45 औद्योगिक पार्क भी। अगला करंट अफेयर्स है कि सरकार ने गूगल क्रोम का इस्तेमाल करने वालों को लेकर बड़ी चेतावनी दी। सरकार ने गूगल क्रोम का इस्तेमाल करने वालों को लेकर एक बहुत बड़ी चेतावनी दी। भारत की इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERTIN की ओर से गूगल क्रोम उपभोक्ता पर साइबर हमले का आशंका बताया है। याद रखेंगे, तथा तुरंत अपडेट करने को कहा गया। याद रखेंगे, तुरंत अपडेट करने को कहा गया है। अगला करंट अफेयर्स है गौतम अडानी बने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति और ये विश्व के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो गौतम अडानी जो कि विश्व के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं, ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने गौतम अडानी। इन्होंने किसे पीछे छोड़ दिया, तो मुकेश अंबानी को, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। तो गौतम अडानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। गौतम अडानी के पास कुल कितनी संपत्ति है, तो 8,800 करोड़ डॉलर अर्थात 6.61 लाख करोड़ रुपए। तो 6.61 लाख करोड़ रुपए अर्थात 8850 करोड़ डॉलर गौतम अडानी के पास क्या है, तो संपत्ति है। गौतम अडानी कौन है, तो अडानी ग्रुप के ये अध्यक्ष हैं। तो गौतम अडानी ग्रुप के अध्यक्ष हैं। अगला करंट अफेयर्स है कि सौरव गांगुली का बड़ा ऐलान 2023 में शुरू हो सकता है महिला IPL। तो BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली ने क्या ऐलान किया कि वर्ष 2023 ईस्वी में महिला IPL शुरू हो सकता है। सौरव गांगुली कौन है, तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं, BCCI अध्यक्ष हैं। अगला करंट अफेयर्स है इंपॉर्टेंट, महाभारत के भीम प्रवीण कुमार का निधन हो गया। तो जो महाभारत में भीम बने थे प्रवीण कुमार, उनका निधन हो गया। कितने वर्ष में निधन हुआ, तो 74 वर्ष की उम्र में। तो प्रवीण कुमार का निधन 74 वर्ष की उम्र में हुआ। अगला करंट अफेयर्स है कि धरती की तरफ बढ़ रहा खतरनाक एस्टेरॉयड, धरती की तरफ खतरनाक एस्टेरॉयड बढ़ रहा है। धरती पर कब आने की संभावना है, तो इसकी धरती पर आने की संभावना मार्च 2022 में आने की संभावना है। याद रखेंगे, इसका आकार कितना है, तो 1.3 किलोमीटर। इसका आकार 1.3 किलोमीटर है। इसकी रफ्तार कितनी है, तो 26,800 मील प्रति घंटा। इसकी रफ्तार 26,800 मील प्रति घंटा है। इसका नाम क्या है, तो इस एस्टेरॉयड का नाम है 138971 2021 CB21 138971 2001 CB21 इस एस्टेरॉयड का नाम है। अगला करंट अफेयर्स है कि ऑस्ट्रेलिया ने
ऑस्ट्रेलिया ने विदेशी पर्यटकों के लिए अपनी सभी सीमाएं 21 फरवरी 2022 से खोल दिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने विदेशी पर्यटकों के लिए अपनी सभी सीमाएं 21 फरवरी 2022 से खोल दिया। याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट कि बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र भारतीय कौन बने? तो आरिफ खान बने। तो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र भारतीय आरिफ खान बने। 4 फरवरी 2022 से 20 फरवरी 2022 तक आयोजित होने वाले बीजिंग ओलंपिक में जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के आरिफ खान भारत की तरफ से एकमात्र स्कीयर होंगे। स्कीयर का मतलब होता है जो बर्फ पे फिसलते हैं, यह एक गेम है। अगला करंट अफेयर है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू किया। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने एक देश एक राशन कार्ड योजना लागू किया। कब से? तो यह योजना 2 फरवरी 2022 से लागू हुआ। 2 फरवरी 2022 से यह योजना लागू करने वाला छत्तीसगढ़ 35वां राज्य बना देश का। तो यह योजना लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का 35वां राज्य बना। याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है कि DCGI ने दी सिंगल डोज वाली स्पुतनिक लाइट वैक्सीन को मंजूरी। तो DCGI ने सिंगल डोज वाली स्पुतनिक लाइट वैक्सीन को मंजूरी दी। स्पुतनिक लाइट वैक्सीन को मंजूरी दी। सिंगल डोज, केवल एक ही डोज दिया जाएगा। इसकी मंजूरी कब मिली? तो 6 फरवरी 2022 को। इसकी मंजूरी 6 फरवरी 2022 को मिली। यह जो स्पुतनिक लाइट वैक्सीन है, यह देश में नवा टीका है और पूरे विश्व में 29 देशों में इसकी स्वीकृति मिल चुकी है। तो पूरे विश्व में इस स्पुतनिक लाइट वैक्सीन को 29 देशों में स्वीकृति मिली है और भारत का यह नवा टीका है। याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट। अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट में भारत ने इंग्लैंड को पराजित कर 5वीं बार चैंपियन बना। तो भारत इंग्लैंड को अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट में पराजित करके 5वीं बार विश्व चैंपियन बना। भारत ने कब इंग्लैंड को पराजित किया? तो 5 फरवरी 2022 को। भारत ने इंग्लैंड को 5 फरवरी 2022 को पराजित किया। किस मैदान पर भारत ने जीत हासिल की? तो एंटीगुआ के सर विवियन रिचर्ड्स मैदान पर। एंटीगुआ के सर विवियन रिचर्ड्स के मैदान पर। इससे पहले भारत ने कब जो है अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था? तो इससे पहले भारत ने 2008, वर्ष 2000, वर्ष 2012 और वर्ष 2018। वर्ष 2008 में विराट कोहली की कप्तानी में भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था। तो वर्ष 2000, वर्ष 2008, वर्ष 2012 और वर्ष 2018 में इसके पहले भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था। अगला है इंपॉर्टेंट कि विश्व कैंसर दिवस वर्ष 2022 मनाया गया। विश्व कैंसर दिवस 2022 मनाया गया। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया गया? 4 फरवरी 2022 को। तो प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को यह विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। इस प्रकार वर्ष 2022 में भी विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया गया। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कैंसर के प्रति जागरूकता प्रदान करना। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है कैंसर के प्रति लोगों में जागरूकता प्रदान करना। वर्ष 2022 के कैंसर दिवस की थीम या विषय क्या रही? तो क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप वर्ष 2022 के कैंसर दिवस की थीम रही क्लोज द केयर गैप। पहली बार कैंसर दिवस को कब मनाया गया? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा स्विट्जरलैंड में 1993 ईस्वी में पहली बार विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में 1993 में WHO के द्वारा। अगला करंट अफेयर्स है विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2022 मनाया गया। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2022 मनाया गया, अर्थात वर्ल्ड वेटलैंड डे 2022 मनाया गया। वर्ल्ड वेटलैंड डे। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो ग्लोबल वार्मिंग का सामना करने में आर्द्र भूमि जैसे दलदल तथा मैंग्रोव के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना। तो ग्लोबल वार्मिंग का सामना करने में आर्द्र भूमि जैसे दलदल तथा मैंग्रोव के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना इस आर्द्र भूमि दिवस का मुख्य उद्देश्य है। वर्ष 2022 के यह जो आर्द्र भूमि दिवस है उसकी थीम क्या रही या विषय क्या रही, तो लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्यवाही। लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्यवाही अर्थात वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। इस आर्द्र भूमि दिवस को मनाने का मुख्य कारण क्या है, तो आर्द्र भूमि दिवस को मुख्य मनाने का कारण है कि 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के तट पर ईरानी शहर रामसर में वेटलैंड्स पर कन्वेंशन को अपनाना है। तो 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के तट पर ईरानी शहर रामसर में वेटलैंड पर कन्वेंशन को अपनाया गया था। पहली बार यह दिवस कब मना, तो पहली बार यह दिवस 1997 ईस्वी में। तो वेटलैंड डे को पहली बार 1997 ईस्वी मनाया गया। अगला करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लता मंगेशकर का निधन हो गया। तो याद रखेंगे कि दिग्गज गायिका लता मंगेशकर का निधन हुआ और उसके बाद पूरे भारत में 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। तो दिग्गज गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया, जिन्हें स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, स्वर कोकिला। तो इनका निधन हुआ कब, 6 फरवरी 2022 को। तो लता मंगेशकर का निधन हुआ 6 फरवरी 2022 को। कितने वर्ष की उम्र में लता मंगेशकर का निधन हुआ, तो 92 वर्ष की उम्र में। 92 वर्ष की उम्र में लता मंगेशकर का निधन हुआ 6 फरवरी 2022 को। किस कारण इनका निधन हुआ, तो कोविड-19 के कारण। कोविड-19 के कारण लता मंगेशकर का निधन हुआ। लता मंगेशकर के बारे में देखें तो इनका जन्म 28 सितंबर 1929 ईस्वी को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। तो लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। कई भाषाओं में 30,000 से अधिक गाना इन्होंने गाया था। तो कई भाषाओं में 30,000 से अधिक गाना गाने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। महज 13 साल की उम्र में कैरियर की इन्होंने शुरुआत की थी 1942 ईस्वी में। तो 1942 ईस्वी में गायन के क्षेत्र में महज 13 साल की उम्र में ही इन्होंने कैरियर की शुरुआत की। इन्हें कौन कौन सा सम्मान मिला था, तो भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था। इन्होंने अपना पहला गाना कब गाया, 1949 में। कौन सी फिल्म महल में। फिल्म महल में लता मंगेशकर ने अपना पहला गाना 1949 में गाया। 1979 ईस्वी में ब्रिटेन के विश्व प्रसिद्ध रॉयल अल्बर्ट हॉल में रेन ऑर्केस्ट्रा के साथ गाने वाली ये पहली भारतीय बनी थी। तो 1979 ईस्वी में विश्व प्रसिद्ध रॉयल अल्बर्ट हॉल में रेन ऑर्केस्ट्रा के साथ गाने वाली ये पहली भारतीय बनी थी। अगला है गणतंत्र दिवस परेड 2022। गणतंत्र दिवस परेड 2022, इसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला, तो सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश का एक जिला एक उत्पाद तथा काशी विश्वनाथ धाम के झांकी का पुरस्कार मिला। तो एक जिला एक उत्पाद जो कि उत्तर प्रदेश का है, उसी के ब्रांड एम्बेसडर बनी है कौन, कंगना रनावत। और काशी विश्वनाथ धाम, इन दोनों झांकियों को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ पसंद श्रेणी का पुरस्कार किसे मिला, पीपुल्स चॉइस में महाराष्ट्र को। तो सर्वश्रेष्ठ पसंद श्रेणी अर्थात पीपुल्स चॉइस का पुरस्कार महाराष्ट्र को मिला। दूसरा स्थान पर कौन रहा, तो कर्नाटक का पालना शिल्प। कर्नाटक का जो पालना शिल्प झांकी है वह दूसरे स्थान पर रहा। सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल कौन रहा, तो सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल रहा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल अर्थात CISF। CISF केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, यह सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल रहा।
सर्वश्रेष्ठ मंत्रालय का पुरस्कार किसे मिला? तो सर्वश्रेष्ठ मंत्रालय का पुरस्कार मिला शिक्षा मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय संयुक्त रूप से। तो संयुक्त रूप से शिक्षा मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय को सर्वश्रेष्ठ मंत्रालय का पुरस्कार मिला। दूसरा पुरस्कार किसे मिला? तो कर्नाटक की पालना शिल्प दूसरे स्थान पर। इसमें कुल कितने भाग लिए? तो 12 राज्य और यूनिटरी टेरिटरी। तो कुल 12 राज्य और यूनियन टेरिटरी जो है इस झांकी में भाग लिए थे। तो ये तो था हमारा वन लाइनर करंट अफेयर्स। हम लोग वन लाइनर करंट अफेयर्स के कुछ और पार्ट को देखेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।